अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ या म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये सारे पेरेंट्स सोचते हैं। पर आप में से काफी सारे लोग जब प्लानिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। बट यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न्स देख के कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आपको अपने गोल्स को समझकर कि आपको पैसा कब लग सकता है, कितना लग सकता है, और आपके पैसों में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको होनी चाहिए, रिस्क कितना हो सकता है, ये सारे फैक्टर्स को भी जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो आज हम इन तीनों को प्रैक्टिकल बेसिस पर कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे के फ्यूचर का प्लानिंग करना है तो किस प्रकार से आपका अप्रोच होना चाहिए और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटेल में जाने से पहले लोग क्या गलती करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सुकन्या समृद्धि में 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में अभी के हिसाब से 7.1% इंटरेस्ट मिलता है। और कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड में 12% तो आराम से मिल जाएगा। बट आपको इसके अलावा बाकी की चीजें भी देखनी होती है, जैसे कि पैसा कब चाहिए, पैसों में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, रिटर्न गारंटीड होना चाहिए या मार्केट से लिंक्ड रहा तो भी चलेगा, और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपको कितने मिलेंगे। तो अब हम पहले इन तीनों के बीच में का बेसिक डिफरेंस समझते हैं और फिर हम नंबर्स के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले कि इनमें रिटर्न्स कितना मिलता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2%, पीपीएफ में 7.1% और इक्विटी म्यूचुअल फंड में मार्केट लिंक्ड रिटर्न होते हैं। तो ये आप समवेयर अराउंड 10% से लेकर तो 12% तक कंसिडर कर सकते हो, जजिंग कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच में रहेगा, बहुत ज्यादा हाई रिस्क की नहीं रहेगा। और इंडिया की जिस हिसाब से ग्रोथ है और मार्केट में रिटर्न मिल सकता है तो 10 से 12% कंसिडर करना ठीक है। अब गारंटी की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट बैक्ड है, पीपीएफ भी गवर्नमेंट बैक्ड है, पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ दोनों भी एटीसी के अंदर टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट होता है और टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट होता है। तो दोनों भी ट्रिपल ई कैटेगरी में आते हैं, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में। तो इसमें आपको बहुत बड़े टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में भी। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो सिर्फ जो ईएलएसएस टाइप के फंड्स होते हैं उसी में आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, वो भी ओल्ड रेजिमे में, न्यू रेजिमे में वो भी नहीं है, और ये टैक्सेबल होते हैं। लॉक इन की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफी लोग इसको भी कंसिडर करना भूल जाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 21 ईयर्स है जिस दिन से आप अकाउंट ओपन करते हो तब से। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉक इन नहीं होता, अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते भी हो तो उसमें भी 3 ही साल का लॉक इन होता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए सबसे अच्छा है। अब ये जो योजना है ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स के लिए बनाई गई है। तो आप अगर अपने लड़के के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो तो सुकन्या समृद्धि योजना तो पहले ही बाहर हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ अगर आपकी बेटी है तो ही आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। पीपीएफ की बात करें तो कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए और इन्फ्लेशन को भी बीट करना है तो ये सही रहेगा। पर रिस्क की अगर मैं बात करूं तो सुकन्या समृद्धि में लिक्विडिटी का रिस्क होता है, पीपीएफ में ग्रोथ काफी कम है क्योंकि 7.1% ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, और एजुकेशन के या बाकी की इन्फ्लेशन की भी बात करें तो 7 से 8% तो हमें देखने के लिए ही मिल जाएगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिस्क होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी। मार्केट साइडवेज भी जा सकता है 2-3 साल तक, जैसे कि अभी रिसेंटली गया था। निफ्टी ने पिछले 2-2.5 साल में कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं। मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है, तो ये सारी वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो अब जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। प्लानिंग में इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि कॉलेज की फीस जब देनी पड़ेगी, क्या हमें पैसा अवेलेबल होगा या नहीं। तो हमें जब प्लानिंग करनी है तो मैच्योरिटी के हिसाब से करनी है कि जब हमें पैसा मिलेगा तो वो कौन से साल में मिलेगा, तब हमें उसकी जरूरत होगी या नहीं होगी, या उससे पहले भी जरूरत पड़ सकती है, तब हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको सोचनी है। अभी रियल एग्जांपल लेकर बात करते हैं। मान लो आपने हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 15 सालों के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 22.5 लाख रुपए। अगर आप ये सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हो तो 8.2 के रेट के अज्यूम करके हम चलते हैं तो 21 साल के बाद आपको कॉर्पस मिल जाएगा 71.8 लाख रुपीस का। अगर सेम पैसा आप पीपीएफ में डालोगे तो कॉर्पस बन जाता है 61.4 लाख रुपीस का। और म्यूचुअल फंड में गारंटी तो नहीं होती, लेकिन कंपैरिजन अगर करें हम लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड का, और 10% ही रिटर्न हम कंसिडर करते हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, 10% कर रहे हैं, तो टैक्स के बाद अप्रोक्सीमेटली आपके पास 84 लाख, 80 से 84 लाख के आसपास जो है वो बच जाना चाहिए। अब इसमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करोगे तो और टैक्स आपका बच सकता है। और अगर हम 12% के गेन्स कंसिडर करें तो आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ने सिर्फ 8% दिया तो टैक्स के बाद अप्रोक्स 64 लाख के आसपास बनेगा। तो समझो अगर 8% आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिला तो सुकन्या समृद्धि आपको बेस्ट लगेगी। बट अगर 10% रिटर्न मिलता है तो ये सुकन्या समृद्धि से और बेटर हो जाएगा। और अगर 12% दे देता है फिर तो आपको
इससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में फिर गारंटी नहीं है कि कितना % रिटर्न आपको मिल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जोखिम ये नहीं है कि आपने सुकन्या समृद्धि में पैसा डाला या म्यूचुअल फंड में डाला। सबसे बड़ा जोखिम ये है कि आपने अपने गोल के हिसाब से पैसा नहीं डाला। अब पहले डिस्कस करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो अगर आपकी डॉटर की एज 5 साल या 5 साल से कम है तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म सेव कॉर्पस जो है वो बना सकते हो। इसमें आप 1.5 लाख रुपए जो है वो ईयरली डिपॉजिट कर सकते हो मैक्सिमम, जो सेक्शन 80C के अंदर होता है। बट इसमें बाकी की भी स्कीम्स होती है, तो जो टोटल एग्जेम्पशन होता है वो 1.5 लाख रुपए का होता है, ये समझ लीजिए। और डिपॉजिट जो होता है वो आपको 15 सालों तक करना होगा और मैच्योरिटी अकाउंट ओपनिंग के 21 साल के बाद होती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है कि अगर आपकी डॉटर ऑलरेडी 8 से 9 साल की है और आप सुकन्या का अकाउंट ओपन करते भी हो तो मैच्योरिटी 21 साल के बाद होगी, जब तक आपकी डॉटर ऑलरेडी 29 या 30 साल की हो गई होगी। मतलब जब आपको ग्रेजुएशन के लिए पैसा लगेगा या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसा लगेगा तब आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। हाँ, 50% तक का पार्शियल अमाउंट आप विदड्रॉ कर सकते हो, बट बचा हुआ जो 50% होगा उसको आप कभी टोटली यूज नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो मैच्योर हो जाता है। अब बढ़ते हैं पीपीएफ की ओर। तो पीपीएफ का जो रिटर्न है वो 7.1% है, लेकिन इसका यूज केस ही टोटली अलग है। पीपीएफ गर्ल चाइल्ड तक लिमिटेड नहीं है, तो आप आपके माइनर चाइल्ड के नाम से एक लॉन्ग टर्म सेफ कॉर्पस बना सकते हो। पीपीएफ का भी टर्नओवर 15 साल का होता है और मैच्योरिटी के बाद आप इसको 5-5 सालों के ब्लॉक्स में और बढ़ा भी सकते हो। इसका भी वही सेम बिगेस्ट टैक्स एडवांटेज है, सेक्शन 80C के अंदर ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर ये आता है। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होती है, लेकिन ड्रॉबैक इसका एक ही है कि रिटर्न बहुत ही कम है, 7.1% है। और एजुकेशन वगैरह आप इन्फ्लेशन देखोगे तो अराउंड 10% चला जाता है। तो उस केस में आपको कॉर्पस सफिशिएंट होगा या नहीं तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। लेकिन आप मार्केट वॉलेटिलिटी से डरते हो तो फिर पीपीएफ ही आपके लिए ऑप्शन बचेगा अगर आपको गर्ल चाइल्ड नहीं है तो। अब बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर। तो म्यूचुअल फंड्स काफी पावरफुल है बट गारंटी नहीं होती, इसलिए काफी लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाते। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इधर ग्रोथ पोटेंशियल भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आप इसमें एसआईपी कर सकते हो, स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो, गोल के पास आते ही आप इसमें रिडीम कर सकते हो या अपनी स्ट्रेटेजी को आप चेंज भी कर सकते हो ऑन द वे। बट ध्यान रखना, मार्केट 3-3 साल तक भी साइडवेज जा सकता है और 1 से 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। तो अगर आप ये वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचना, वरना आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पछताओगे और पैसा अपना समय से पहले ही निकाल लोगे, और वो भी नेगेटिव रिटर्न्स में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कि अगर आपको आज की डेट में ये सब प्लानिंग शुरू करनी है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके बारे में आप जरूर सोच सकते हो। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट समझिए, सुकन्या में प्रॉब्लम रिटर्न की नहीं है, लिक्विडिटी टाइमिंग की है। पीपीएफ में प्रॉब्लम सेफ्टी की नहीं है, ग्रोथ की है। म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम ग्रोथ की नहीं है बट वॉलेटिलिटी की है। तो अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पकड़कर बैठोगे तो रिस्क क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप रिस्क बैलेंस करने जाओगे तो रिटर्न कम हो जाएगा, और रिटर्न बढ़ाने जाओगे तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से एक बकेट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बकेट का मतलब क्या है? बकेट का मतलब यह है कि आप एक साथ दोनों तीनों चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं आपको 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, तो इसको ब्लाइंडली एक जगह मत डालो, इसको आप 3 अलग अलग बकेट्स में डिवाइड करो। पहली बकेट है आपकी सेफ्टी बकेट, दूसरी बकेट है आपकी ग्रोथ बकेट, और तीसरी बकेट है आपकी लिक्विडिटी बकेट। तो अगर आपकी डॉटर 5 साल से कम की है तो 4,000 आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए डाल सकते हो, 5,000 हर महीने आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हो, 1,000 पर मंथ आप लिक्विड फंड या एफडी आरडी उसका बना सकते हो। तो तीनों चीजें आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि सुकन्या से आपको सेफ्टी मिलेगी, म्यूचुअल फंड से आपको ग्रोथ मिलेगी, और लिक्विड बकेट आपके इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए काम आएगा। अब ये मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूं, या आपको अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज हर एक इंसान के लिए काम नहीं करती है। और अगर आपके बच्चे की एज 6 से लेकर तो 10 साल है तो आप थोड़ा डिफरेंट अप्रोच जो है वो प्लान कर सकते हो। सुकन्या में आप 3,000 डाल सकते हो, या पीपीएफ में भी आपके हिसाब से 5,000 आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल सकते हो, और 2,000 आप सेफर डेट एफडी आरडी में डाल सकते हो। अगर आपके बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर की है तो उस केस में आप 5,000 सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए, 3,000 शॉर्ट ड्यूरेशन डेट एफडी आरडी में डालिए, और 2 से 3,000 ये आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये आप फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल सकते हो। तो आप ये समझिए कि अप्रोच किस तरीके से रखना है, और इन केस अगर आप विद टाइम अपना पैसा बढ़ा सकते हो तो आप अपने हिसाब से एलोकेशन भी डिसाइड कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड एसआईपी में स्टेप अप एसआईपी भी शुरू कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा। और हमेशा जो भी आपका एंड अमाउंट होगा या एंड गोल होगा, वो जो भी अमाउंट होगा प्लीज उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और टैक्स के बाद भी उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि काफी लोग प्री टैक्स रिटर्न्स के हिसाब से प्लानिंग करते हैं और पोस्ट टैक्स में उनके रिटर्न्स जो है वो 10-15% से भी कम हो सकते हैं।
तो उस केस में आपको फिर वो जो शॉर्टेज है 10-15% का, वो नहीं होना चाहिए और आपको प्लानिंग आज से उसी हिसाब से करनी है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मुझे कितने मिलेंगे या इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।